साथियों जोहार। आज हम बात आदिवासियों की करेंगे और इसी बहाने देश के तमाम तरह के पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। आदिवासियों की बात इसीलिए करेंगे क्योंकि आदिवासी समाज जो है इस सामाजिक व्यवस्था का एक विक्टिम्स है। इस देश में दो तरह की सामाजिक व्यवस्था है, एक है बेनिफिशियरी ऑफ द सोशल सिस्टम, दूसरा है विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम। बेनिफिशियरी ऑफ द सोशल सिस्टम यानी जो इस देश का बेनिफिशियरी है, इस देश का जो शासक दल है, इस देश को जो शोषण करता है, एक शोषण करने वालों की जमात और दूसरे है शोषण सहने वालों की जमात। तो आदिवासी जो है वो इस देश का जो दूसरे नंबर की व्यवस्था है, विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है। इसलिए हम आदिवासियों की बात करेंगे। और चूंकि आदिवासी दिवस भी है और आदिवासी दिवस को लेकर राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि 9 अगस्त के दिन उन्होंने नेशनल हॉलीडे करने की घोषणा की। हालांकि देश बाकी 30 राज्यों को भी चाहिए था जिसमें आदिवासी निवास करते हैं। देश के बाकी 30 राज्य, कुछ केंद्र शासित प्लस मुख्य राज्य मिला के, वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चाहिए था कि अपने यहाँ एक नेशनल हॉलीडे का घोषणा करें। साथियों, हम आदिवासी दिवस के बारे में जानेंगे, आदिवासी दिवस का के पीछे के इतिहास को समझेंगे। ये बात दरअसल शुरू होती है 1982 से। 1982 में एक कमीशन बना था, ह्यूमन राइट्स कमीशन। उस कमीशन के अंदर एक सब कमीशन था, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1982। उस सब कमीशन की पहली बैठक में ही ये जो आदिवासी दिवस है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे बिल पास हुआ था। और उस सब कमीशन की पहली बैठक 1992 में हुई। 1992 में डरबन, साउथ अफ्रीका में यूनो के द्वारा एक सभा को बुलाया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सारे देश के प्रतिनिधि को बुलाया गया, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे, सारे देश के प्रतिनिधि को बुलाया गया। और उस सम्मेलन में आदिवासियों को ग्लोबल इकोनॉमी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस बात को लेकर चर्चा भी हुई और चर्चा क्या की गई। और आदिवासियों के ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की गई, आदिवासियों के संसाधनों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन उस सम्मेलन का कई सारे देशों ने मिलकर विरोध भी किया, जिसमें भारत भी मुख्यतः शामिल था। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, यूएसए था। सारे देशों ने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से वो सम्मेलन सफल नहीं रह पाया। अब दोबारा सम्मेलन हुआ 1994 में, और इस बार यूनो के द्वारा बोला गया कि इस बार सारे देश के प्रतिनिधि को, सारे देश के लोगों को अपना प्रतिनिधि भेजना ही पड़ेगा। तो मजबूरन भारत को भी अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ा। अब बात आदिवासियों की होनी थी, अब आदिवासियों का सम्मेलन था, तो कोई आदिवासी प्रतिनिधि भेजना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने एक षड्यंत्रमय तरीके से एक झगड़ा लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रकाश आंबेडकर को भारत सरकार का प्रतिनिधि बना के वहाँ पे भेजा। और उन्होंने वहाँ पे जाके बताया कि भारत में आदिवासी लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं यहाँ पे, और वही इस देश के मूल निवासी हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अब दो बातें आ गई, आदिवासी आ गई, एक मूलवासी आ गए। ये जो दो शब्द हैं, ये सब ग्रामेटिकली सुनने में तो सेम लगता है, लेकिन अगर भाषा विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो ये शब्द के दो अलग अलग मायने निकलते हैं। आदिवासी, आदिवासी शब्द का मतलब होता है जो आदिकाल से रह रहा है, यानी कि जो बहुत पुराना समय से रह रहा है। और मूल निवासी का मतलब होता है जो मूल रूप से, यानी कि जेनेटिकली वो उसी देश का है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, ब्राज़ील जो देश है, ब्राज़ील में जो आदिवासी रहते हैं वो उस देश के मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी कैसे नहीं है? क्योंकि आज भी आप देखोगे ब्राज़ील में वहाँ पे स्पेनिश भाषा बोली जाती है, लेकिन आप देखोगे कि स्पेनिश से ज़्यादा वहाँ पे पुर्तगीज भाषा बोली जाती है, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो पुर्तगालियों का गुलाम था। पुर्तगाल ने अपना कॉलोनी बनाया था। तो उस दौर में क्या होता था कि स्लेव ट्रेडिंग होती थी, अफ्रीका से स्लेव को बेचा जाता था ब्राज़ील में। तो जितने स्लेव थे अफ्रीका से स्लेव को लाया जाता था, ब्राज़ील में बेच दिया जाता था। अब एक समय ऐसा आ गया था ब्राज़ील में कि वहाँ पे 5 अफ्रीकी पे एक ब्राज़ीली था। माने ब्राज़ीलियों, माने अफ्रीकन लोगों की संख्या इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि 5 अफ्रीकन पे एक ब्राज़ीली थे, जिस वजह से वहाँ पे अफ्रीकन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ गई। और आज वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे ट्राइब
के रूप में जाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो अफ्रीकन लोग हैं वो वहाँ के आदिवासी हैं, लेकिन वो इस देश के मूल निवासी नहीं है, वो तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मूल निवासी हैं। उसी प्रकार अमेरिका में भी जो अ, काला लोग हैं वो बेसिकली उनका एक स्लेव ट्रेडिंग हुआ था, तो इस वजह से वो अफ्रीका से अमेरिका पहुंच गए और आज वहाँ पे रहने लगे, लेकिन वो मूल रूप से वहाँ के नहीं हैं। वहाँ पे अमेरिकन लोग जो मूल रूप में उनको रेड इंडियन बोला जाता है, जो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन जो भारत का जो आदिवासी है, भारत का आदिवासी वो आदिवासी भी है और यहाँ का मूल निवासी भी है। और सिर्फ भारत का आदिवासी ही मूल निवासी नहीं है, भारत का जो बाकी तबका है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है और जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये लोग भी भारत के मूल निवासी, उतने ही मूल निवासी है जितना आदिवासी है। और यहाँ के जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है वो भी इस देश के मूल निवासी है, क्योंकि कन्वर्टेड माइनॉरिटी यानी आप मुस्लिम कह सकते हैं या आप क्रिश्चियन कह सकते हैं, क्योंकि मुसलमान तो वो तब बने हैं जब यहाँ पे मुगल लोग आए, और क्रिश्चियन भी लोग तब बने हैं जब यहाँ पे अंग्रेज आए। उससे पहले तो यहाँ पे वो मूल निवासी थे, या तो वो बौद्ध थे, या तो वो या फिर जैन थे, या जो भी थे। तो यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ जो लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, वो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। और सिर्फ लेकिन हमारे आदिवासी समाज के बीच ये एक दिग्भ्रमित करने वाला एक खबर ये फैलाया जाता है कि जो इस देश का जो आदिवासी है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, वही इस देश का मूल निवासी है, जो मुझे लगता है कि ये बात सरासर झूठ है। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो राइट विंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे समाज के बीच में एक सेग्रीगेशन का भाव पैदा होता है, और इसीलिए यूनो में प्रकाश अंबेडकर के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इस बात को रखा गया था कि भारत में कोई आदिवासी नहीं बल्कि यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब के बीच भी ये खबर फैला दिया जाता है कि सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही यहाँ के मूल निवासी हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग तो यहाँ के मूल निवासी हैं ही, लेकिन साथ साथ बाकी लोग भी इस देश के मूल निवासी हैं। और ये खबर को हमें सही तरीके से आकलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सही जानकारी का ना होने की वजह से हमारे समाज के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। और हमारे जो संगठन चलाने वाले लोग होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग होते हैं, वो इस बात को काफ़ी बढ़ चढ़कर इसका प्रचार करते हैं, जिससे हमारे समाज के लोगों के बीच एक सेग्रीगेशन का भाव पैदा होता है, एक टकराव का स्थिति पैदा होता है, और जिससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे का आपको हम इतिहास भी बताएंगे कि इस देश का बाकी लोग जो है वो जेनेटिकली इसी देश का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो असम में जो आदिवासी है, असम में जो उरांव और जो संथाल है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ से ले जाया गया था उस वक्त, क्योंकि वहाँ पे जो चाय का खेती करने के लिए जो आदिवासियों को यहाँ से ले जाया गया था, इसीलिए वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं, बेसिकली संथाल और उरांव लोग, वहाँ पे संथाल और उरांव लोग वहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। लेकिन वही झारखंड में और बाकी स्टेट में संथाल और उरांव ट्राइब के लोग ट्राइबल कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में। ठीक उसी प्रकार झारखंड में कोयरी समाज जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आता है, लेकिन महाराष्ट्र में कोयरी समाज जो है वो ट्राइबल कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम आदिवासी मूल निवासी हैं। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, कि हमारे साथ साथ बाकी मूल निवासी लोग भी हैं। और जब 1994 में इस बात को प्रकाश अंबेडकर के द्वारा जब आदिवासी शब्द का खंडन किया गया था कि आदिवासी नहीं रहते, शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, तो उस समय कुंवारी समाज का जो ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे कुंवारी समाज का लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था। महाराष्ट्र में एक जगह है चेंगरा चेंगरी नाम करके, वहाँ पे इतना विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ था कि उस विरोध में 114 लोगों की जान भी चली गई थी। इतना भयंकर विरोध था, और इसका एक सेग्रीगेशन का ही नतीजा है। इतनी लोगों की मौत, इतनी लोगों की दर्दनाक मौत एक सेग्रीगेशन का ही नतीजा है। हम जाति के नाम पे संगठन बना के लड़ाई लड़ेंगे, हम समस्याओं को लेकर संगठन बना के लड़ाई लड़ेंगे, तो इसी तरह हमारी मौत होती रहेगी। और देश का राइट विंग चाहता है, जो इस देश का स्वर्ण समाज है, वो चाहता है कि हम इसी तरह सेग्रीगेट होकर रहें। आदिवासी अलग रहे, ओबीसी अलग रहे, शेड्यूल कास्ट अलग रहे,
कन्वर्टेड माइनॉरिटी अलग रहे, वो इसी तरह से चाहते हैं और इसी तरह से वो हमारा शिकार करते हैं। हालांकि देश की सभी कम्युनिटी को चाहिए कि देश में साथ आके हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि हमारी जो समस्या है वो राष्ट्र स्तर की समस्या है। और हम जो संगठन बना रहे हैं आज, या जो आदिवासी लोग जो संगठन बना रहे हैं, या जो बाकी तबके जो संगठन बना रहे हैं, हम समस्याओं को आधार बनाकर हम अपना संगठन बना रहे हैं। इस देश में अकेले आदिवासियों की 25,000 संगठन है, और टोटल संगठन इस देश में 90,000 संगठन है। सिर्फ आदिवासियों की 25,000 संगठन है। जितनी अलग अलग लड़ोगे उतनी हमारी पिटाई होगी। हमें चाहिए एक ज्वाइंट वेंचर, जिससे एक मजबूत संगठन का हम निर्माण कर सकें। एक मजबूत सामाजिक शक्ति का हमें निर्माण करना पड़ेगा, और मजबूत सामाजिक शक्ति का निर्माण करने के लिए हमें समस्याओं पर ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ समस्याओं का संगठन बना के उस पर जोर नहीं देना है, क्योंकि इस देश में हजारों समस्याएं हैं, और हजारों समस्याओं के लिए हजारों प्रकार का संगठन। आपकी समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि जैसे आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे गांव में आपने देखा होगा कि झोला छाप डॉक्टर होता है। वो क्या करता है कि कुछ भी बीमारी हो जाए, चाहे पैर दर्द हो, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, वो सबके लिए एक एंटीबायोटिक लिख देता है, 8-10 दवा दे देता है। उनको पता है कि उसमें से कोई ना कोई काम करेगा। तत्काल के हालांकि लिए वो काम भी कर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो नुकसान करता है। फिर दोबारा से 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाएगा, फिर जाएंगे, फिर दोबारा वही दवा देता है, क्योंकि वो डॉक्टर ने उन्होंने उसका इलाज जड़ से नहीं किया। अब जड़ से क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने उस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं किया। और मेडिकल साइंस में जब तक बीमारी का डायग्नोसिस ना किया जाए, बीमारी का जड़ से पता ना किया जाए, तब तक उसका समाधान ढूंढना मुश्किल है। क्योंकि उसके पास डायग्नोसिस का मशीन नहीं है, उसके पास ब्लड टेस्ट करने का इक्विपमेंट नहीं है, यूरिन टेस्ट करने का इक्विपमेंट नहीं है, सलाइवा टेस्ट करने का इक्विपमेंट नहीं है। इसीलिए वो डॉक्टर क्या करता है, सिंपल एंटीबायोटिक लिख के दे देता है। तो उसी तरह हमारा समाज भी क्या है कि छोटी छोटी एंटीबायोटिक जैसे चीज़ों पे फंसा हुआ है। हम एक अपनी बेसिक समस्याओं पे ध्यान दे रहे हैं, बेसिक समस्याओं को लेकर एक संगठन बना रहे हैं, जबकि हमारी जो समस्या है उसका हमें डायग्नोसिस करना चाहिए, और डायग्नोसिस करके ही हमें सामाजिक संगठन का निर्माण करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा समाज काफ़ी हिस्सों में बढ़ जाता है, और काफ़ी हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से हमारा समाज जो है सेग्रीगेट हो जाता है। एक आदिवासियों को ऐसे ही सेग्रीगेट करके शिकार किया जाता है। हालांकि इस देश में सारे लोगों को समस्या एक है, मूलभूत समस्या है, गुलामी की समस्या। और जब तक हम इस देश में दोयम दर्जे के इंसान रहेंगे, दोयम दर्जे यानी कि जब तक हम इस देश में विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम बने रहेंगे, हमारे समस्या का निवारण नहीं होगा। हमें इस देश का बेनिफिशियरी बनना है। जब तक हम इस देश का विक्टिम्स हैं, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। हमें इस देश का बेनिफिशियरी बनने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों को, जो भी आदिवासी समुदाय आप देखते होंगे, आदिवासी कम्युनिटी के लिए जो भी आवाज़ उठाता है उसको या तो नक्सली बताकर जेल में डाल दिया जाता है। अब ओबीसी समाज का अगर कोई व्यक्ति, ओबीसी एससी समाज का कोई व्यक्ति अगर आवाज़ उठाता है अपने हक और अधिकार के लिए, तो उसके साथ उसको जातिवादी बोल के या अर्बन नक्सल बोल के उसके साथ प्रताड़ना किया जाता है। अब मुस्लिम समाज का कोई आदमी अगर अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको तो सिर्फ आतंकवादी बोल के उसका इनकाउंटर किया जाता है। तो हमारी समस्या, मूलभूत समस्या एक ही है, वो है गुलामी की समस्या। और जब तक हम गुलामी की समस्या से निवारण पाने के लिए एक ही उपाय है, हमें एक ज्वाइंट वेंचर संगठन की जरूरत है।